आज का हमारा टॉपिक अधिगम लर्निंग है। तो क्या होती है लर्निंग? व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास व अनुभव के स्वरूप हुए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है, उसके जीवन में जो भी सीखने से या एक्सपीरियंस करने से स्थायी परिवर्तन होता है, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। अधिगम के सोपान या स्टेप्स क्या है? डेशील नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अधिगम में अभिप्रेरणा, लक्ष्य, बाधा, अनुक्रियाएं, पुनर्बलन और एकीकरण होते हैं। कि इंसान को पहले मोटिवेशन मिलता है, फिर वो अपना उसी के अनुसार लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य को पूरा करने में बाधाएं आती हैं और फिर मनुष्य लोगों से मिलकर के अनुक्रियाएं करता है, उन बाधाओं को सॉल्व करता है। फिर जब दोबारा से कोई प्रॉब्लम आती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि री इन्फोर्समेंट की जाती है और उसके बाद जनरलाइजेशन या इंटीग्रेशन, एकीकरण या सामान्यकरण किया जाता है। थॉर्नडाइक का मानना था कि आवश्यकता है, लक्ष्य है, बाधा है, अधिगम की उपस्थिति है, अनुक्रियाएं हैं, समायोजन है। इसके बाद फिर बच्चे के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता है और फिर वो अपने सीखने के चरणों से गुजरता है। तो अधिगम ने 8 सोपान बताए हैं और डेशिल ने 6 सोपान बताए हैं अपने अधिगम के। फिर आते हैं अधिगम के चरण यानी कि स्टेजेस। सबसे पहले है अचेतन क्षमता। कि अधिगम में अचेतन क्षमता देखी जाती है जो बच्चों के अंदर शुरुआती दौर में होती है, जहां बच्चे के अंदर कोई कौशल नहीं होता है। फिर आती है चेतन अक्षमता, यानी कि बच्चा जो है अपने अंदर की कमियों से अवगत होता है कि अभी उसके अंदर ये कमी रह गई है। फिर है बच्चे के अंदर चेतन क्षमता। जब कमी का पता चल जाता है तो बच्चा अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है, परंतु इस अवस्था में उसे पूरी महारत हासिल नहीं होती है। फिर आती है अचेतन अक्षमता। इसमें जो है बच्चे के अंदर पहले से ही कौशल अंतर्निहित होता है। बच्चे के अंदर पहले से ही जो है वो क्वालिटी डेवलप्ड होती है। कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड बच्चा है। तो वो बच्चे जो है अचेतन अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। फिर है अधिगम की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि अधिगम के अंदर मनुष्य के अनुभव शामिल होते हैं। बच्चा जो एक्सपीरियंस करता है उन्हीं से सीखता है। बच्चे के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। बच्चा जहां जाता है, जहां रहता है, वहां से लगातार सीखता रहता है। ये एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल, अधिगम जो है लगातार चलती रहती है। इससे इंसान अपने जीवन में प्रगति करता है। ये स्थानांतरणीय है। अधिगम जो है स्थानांतरणीय होता है, ट्रांसफरेबल होता है। एक बच्चा जो है अपने टीचर्स के अनुभवों से भी सीखेगा, तो टीचर्स के अनुभव जो है ट्रांसफर हो गए बच्चे की तरफ, माता पिता के अनुभव ट्रांसफर हो गए बच्चे की तरफ। तो ये क्या है? स्थानांतरणीय है। परफॉर्मेंस से भिन्न होता है अधिगम। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो उस समय उन्होंने अधिगम कर लिया, फिर वो एग्जाम देने के लिए गए और एग्जाम में जब बैठे तो कुछ भूल गए। सिर्फ दिमाग में ये याद रहता है कि हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, पर अब हम भूल गए, हमारे माइंड से स्लिप हो गया। तो अधिगम जो है परफॉर्मेंस से भिन्न है। अंतःक्रिया की आवश्यकता रहती है इंटरेक्शन के अधिगम के लिए। जब तक एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया इंटरेक्शन नहीं होगी, तब तक पूर्ण रूप से अधिगम संभव नहीं है। अधिगम में परिवर्तन आते हैं। अधिगम जो है हर प्रकार के परिवर्तन से, हर प्रकार के माहौल से होकर के ही गुजरता है। आज जैसा आपको अधिगम मिल रहा है, कल उससे अलग अधिगम मिलेगा, परसों उससे अलग अधिगम मिलेगा, 2 साल बाद कोई और अधिगम होगा। जब टीचर बन जाएंगे तो टीचर कैसे पढ़ाता है उसका अधिगम हमें मिलेगा। अभी तो स्टूडेंट लाइफ का अधिगम है।
तो ये है कि भाई अधिगम जो है परिवर्तन से भरा हुआ होता है, चेंजेबल होता है। अधिगम व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, अधिगम रचनात्मक भी है, क्योंकि जब अधिगम बच्चे को होता है तो उसकी क्रिएटिविटी में इंक्रीमेंट होती है, बच्चा रचनात्मक बनता है। अनुमानित भी है अधिगम, आप शुरुआती दौर में ही बच्चे के ये पता लगा सकते हो कि बच्चा आगे चलकर पढ़ाई में कैसा होगा, सीखने में कैसा होगा, तो पहले ही अनुमान लगा देना, प्रिडिक्टेबल है ये अधिगम जो है, प्रिडिक्टेबल है, आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हो कि आपका बच्चा आगे आने वाले समय में कैसा होगा। ठीक है, फिर है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम की प्रक्रिया को जो है मुख्य रूप से 6 ही कारक प्रभावित करते हैं। फिर जो दूसरे कारक है वो मनोवैज्ञानिक कारकों में ही आ जाते हैं, इसलिए 6 ही पॉइंट मैंने लिखे हैं, दूसरे वाले छठे में ही हमने ऐड कर दिए हैं। पहला कारक है भाई बौद्धिक कारक। बच्चा जब अधिगम करता है तो उसको जो सबसे ज्यादा फैक्टर जिम्मेदार है अधिगम में वो है उसका बौद्धिक कारक, क्योंकि जैसे इंसान की बुद्धि होगी वो वैसा ही सीखेगा। किसी का आईक्यू लेवल अगर कम है तो सीखने की गति भी धीमी होगी, और किसी का आईक्यू लेवल अगर ज्यादा है तो सीखने की गति तेज होगी। फिर है शारीरिक। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरीर से फुर्तीले होते हैं, जो कम बीमार पड़ते हैं तो वो ज्यादा सीखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आधा साल तो बीमार ही रहते हैं, स्कूल की छुट्टियां हो जाती है उनकी, तो शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे में अधिगम भी कम देखने को मिलता है। फिर है सांवेगिक व सामाजिक। जो अधिगम है वो मनुष्य के, बच्चे के संवेग से भी जुड़ा हुआ है और समाज से भी जुड़ा हुआ है। बच्चा अपने अंदर उठने वाली भावनाओं जैसे काम, क्रोध, लोभ है, हर्ष है, खुशी है और घृणा है, इनसे सीखता है। उसी तरीके से बच्चा जो है समाज के द्वारा भी सिखाया जाता है, उसे उससे भी अधिगम होता है। अगर समाज अच्छा है, बच्चा जैसे माहौल में रह रहा है वो एक अच्छा माहौल है, तो बच्चे के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको पॉजिटिव अधिगम होगा, वरना उसे नेगेटिव अधिगम ही होगा। फिर है शिक्षक का व्यक्तित्व। अगर एक शिक्षक अच्छे स्वभाव का है, खुले स्वभाव का है, बच्चों के सुनता है प्रॉब्लम्स को, तो जो बच्चे होंगे वो अच्छे स्वभाव के बनेंगे, उन्हें ऐसा महसूस होगा कि टीचर हमारा बहुत अच्छा है और हमें भी अपने टीचर की तरह ही अच्छा बनना है। फिर है पर्यावरणीय कारक। जो पर्यावरण है, अगर पानी हवा अच्छी नहीं है, प्रदूषण युक्त है, तो बच्चे क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ने के कारण वो जो है अच्छे से अधिगम लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं पर्यावरणीय कारकों का भी मुख्य योगदान होता है अधिगम प्रक्रिया में। मनोवैज्ञानिक कारक भी उत्तरदायी है, जैसे कि बच्चे की बुद्धि है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है, बच्चा कैसी चीजों से मोटिवेट हो रहा है, अच्छी चीजों से हो रहा है या बुरी चीजों से हो रहा है। अगर बुरी चीजों से बच्चा मोटिवेट हो रहा है तो यानी कि उसका मोटिवेशन बुरा ही होगा, और अगर अच्छी चीजों से मोटिवेट हो रहा है तो बच्चे का अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन अच्छी मिलेगी, उसे अधिगम भी अच्छा होगा उसका। फिर है सीखने की तत्परता। एक बच्चा सीखने के लिए कितना उत्सुक है, ये बात जो है उसके अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगर बच्चा एक क्लास में आकर के दूसरी क्लास के भी बच्चों के बुक्स पढ़ लेता है तो यानी कि वो बहुत पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में उसकी रुचि है। फिर बच्चे के अंदर जो संवेग उठते हैं, उसकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उसकी जो अभिवृत्ति है, उसके जो एप्टीट्यूड्स हैं, ये सब जो है परिपक्वता, मैच्योरिटी है बच्चे की, ये सब जो है कारक बच्चे के लिए मुख्य रूप से अधिगम में उत्तरदायी होते हैं। यानी कि अगर हर चीज में बच्चा पॉजिटिव है तो अधिगम की प्रक्रिया भी उसकी पॉजिटिव ही होगी। बच्चा जो है अच्छे मार्क्स लाएगा, अपनी लाइफ में अच्छा करेगा और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। फिर है अधिगम के क्षेत्र, डोमेन्स क्या है लर्निंग के। पहला है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन। फिर है अफेक्टिव यानी कि भावात्मक क्षेत्र। फिर है साइकोमोटर यानी कि मनोक्रियात्मक क्षेत्र। बच्चे के जो मुख्य डोमेन है उसमें एक तो बच्चा कैसे सोचता है, लिखता है, पढ़ता है, किसी चीज कितनी समझदारी से कार्य करता है, ये उसके जो है अधिगम के क्षेत्रों में आते हैं।
फिर है भावात्मक क्षेत्र कि बच्चे को किस तरीके की भावनाएं मिल रही है। क्रोध की भावनाएं तो नहीं मिल रही, लड़ाई झगड़े की, गुस्से की, द्वेष की, घृणा की तो नहीं मिल रही, तो उससे जो है बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। अक्सर देखा गया है अगर घर का माहौल लड़ाई झगड़े का हो तो उसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, क्योंकि बच्चों का फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, या किसी भी कार्य को करने का उनका मन नहीं करता, और वो खेल कूद में अपने दोस्तों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव नकारात्मक अधिगम होने का कारण बन सकता है। इसीलिए घर का माहौल हो या आसपास का माहौल हो, उसमें पॉजिटिविटी जरूर होनी चाहिए, भावात्मकता होनी चाहिए। फिर है मनोक्रियात्मक क्षेत्र यानी कि साइकोमोटर क्षेत्र, बच्चे को मानसिक रूप से कैसी क्रियाएं मिल रही हैं, ये जो है एक मुख्य डोमेन है अधिगम के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चा कोई अपने मन में किसी बात को दबाए हुए है, उसे समाज से या आस पड़ोस से कोई चीज पता चल गई और उसने अपने पेरेंट्स से पूछ लिया कि ये क्या होता है, और पेरेंट्स ने उसके मुंह पर सीधा थप्पड़ मार दिया कि भाई तू, तेरी हिम्मत कैसे होगी पूछने की, ऐसे नहीं पूछना। तो ये जो है गलत इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़ जाता है कि ऐसा मैंने क्या पूछ लिया, मैंने सुना ही तो था। तो जो भी अगर बच्चा आपके सामने कोई बात कहता है, कुछ भी पूछता है, तो उसको आप पॉजिटिव वे से ही अपने बच्चों को डील करो, चाहे वो बात कितनी ही बुरी हो या अच्छी क्यों ना हो। अगर बुरी बात है तो उसे भी प्यार से समझाना चाहिए कि ये गलत बात है, ये नहीं कि बच्चे के सीधा ही डांट फटकार करके ही, मार करके ही उसे जवाब दिया जाए, क्योंकि इससे जो है बच्चे का मनोक्रियात्मक जो क्षेत्र है ना, मन से की जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वो बात बच्चे के मन में रह जाती है। फिर है अधिगम का स्थानांतरण। अब अधिगम का स्थानांतरण तीन प्रकार का है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव स्थानांतरण, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव स्थानांतरण, शून्य यानी कि जीरो स्थानांतरण। जो सकारात्मक है उसका मतलब ये है कि आपने एक स्टेज में जो पढ़ा, आगे आने वाली स्टेज में आपने उसका प्रयोग कर लिया। फिर है नकारात्मक कि आपने एक स्टेज में जो पढ़ा वो दूसरी स्टेज के लिए नकारात्मक साबित होगा, डिफिकल्ट बनेगा। फिर है शून्य स्थानांतरण कि आपका एक स्टेज का पढ़ा हुआ दूसरी स्टेज में काम ही नहीं आया, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा उसका, तो वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब है सकारात्मक स्थानांतरण। एक स्थिति के ज्ञान की दूसरी स्थिति में जब सहायता लगती है तो उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसमें देखिए ये भी एक दो तीन चार पांच पांच टाइप का होता है। पहला है पार्श्व यानी कि लेटरल स्थानांतरण, जब इंसान उसी स्तर पर प्रयोग करता है तो उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि आपने संज्ञा सीख ली हिंदी में और वही संस्कृत में भी काम आ गई, तो उसे हम लेटरल स्थानांतरण कहते हैं। फिर है लंबवत यानी कि वर्टिकल स्थानांतरण, यानी कि उच्च स्तर पर प्रयोग। जैसे कि अगर बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो बाइक चलाने के भी काम आती है। फिर है द्विपार्श्वीय बाइलेटरल स्थानांतरण। इस स्थानांतरण में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को मदद मिलती है। मान लीजिए आपके सीधे हाथ में दर्द हो गया और आपने दूसरे हाथ से काम करना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, द्विपार्श्वीय बाइलेटरल स्थानांतरण, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में। फिर इसकी खोज जो है E.H. वेबर नाम के मनोवैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद है अनुक्रमिक सिक्वेंशियल स्थानांतरण। जैसे विषय को एक क्रम में सीखना, जब आप मैथ्स को पढ़ते हो, छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, तो सबसे पहले उनको प्लस के सम करवाए जाते हैं, फिर माइनस के सम करवाए जाते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन के सम करवाए जाते हैं, फिर डिवीजन के सम करवाए जाते हैं। तो जो अनुक्रमिक सीक्वेंस है उसमें आप एक विषय को क्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हो ताकि उनकी सभी प्रॉब्लम्स सोल्व की जा सके। फिर है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल सिक्वेंशियल, जैसे कि इसमें आप क्या करोगे, आप एक टॉपिक को लगातार पढ़ते चले जाओगे, तो वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल सिक्वेंशियल जो है स्थानांतरण है अधिगम का। यानी कि आपने आज मान लीजिए आपका टॉपिक मोशन वाला स्टार्ट हुआ है, तो आप मोशन के ही टॉपिक को
मोशन के टॉपिक के अंदर आप वेलोसिटी को लगातार पढ़ते जा रहे हो, एक टाइप की, दूसरे टाइप की, तीसरे टाइप की, पर आप किसको रहे हो? वेलोसिटी को ही पढ़ रहे हो, यानी कि आप चाल के बारे में ही पढ़ रहे हो। तो वो आपका क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल सिक्वेंशियल स्थानांतरण हुआ। फिर है नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थिति का ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा ही डाल दे तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे अधिगम का। जैसे आप एक नाव चलाने वाले इंसान को कहो कि भाई साइकिल चला करके दिखाओ, तो वो क्या होगा? नेगेटिव स्थानांतरण होगा, वो साइकिल नहीं चला पाएगा। फिर है शून्य स्थानांतरण। जब पहले वाला ज्ञान नई स्थिति को प्रभावित ही ना करता हो। आप एक म्यूजिक सीखने वाले बच्चे को कहो कि अब तुम मैथ्स सॉल्व करो, तो म्यूजिक और मैथ्स का आपस में कोई संबंध नहीं है। म्यूजिक पढ़ा हुआ उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जब वो मैथ्स सीखेगा। मैथ्स का अपना एक तरीका है, म्यूजिक का अपना एक तरीका होता है, और दोनों साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। तो इसे हम शून्य स्थानांतरण कहेंगे। तो आज हमने अधिगम के बारे में जो किया है वो है, अधिक तो टॉपिक अधिगम का स्थानांतरण किया है हमने, फिर अधिगम के डोमेन किए हैं हमने, और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ये किए हैं हमने, और अधिगम की विशेषताएं, और अधिगम की स्टेजेस, और अधिगम क्या होता है, और उसके जो स्टेप्स हैं, सोपान है, ये हमने किया। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को आगे करेंगे। जो इसके अब और अलग पार्ट्स रह गए हैं, जैसे अधिगम वक्र हैं, अधिगम विधियां हैं, अधिगम के सिद्धांत है, ये हम आगे करेंगे। थैंक यू।